हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं इससे पहले 13 चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूं। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर जाकर आप 10th क्लास के सारे ही चैप्टर्स की प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। क्लास 6 to 10th के लिए सारे ही क्लासेस की वीडियोज़ वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आप दूसरे लोगों के साथ भी चैनल के लिंक को शेयर कर सकते हैं जिससे कि सभी इसका फ़ायदा ले सकें। हम शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है इसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एक मैथ्स की ऐसी ब्रांच है जहाँ पर आप जो है कलेक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें आप करते हैं। किस चीज़ का करते हैं? ये डेटा का, ठीक है। यानी कि स्टैटिस्टिक्स एक मैथ्स की ऐसी ब्रांच है जहाँ पर आप कलेक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं और प्रेजेंटेशन करते हैं। किस चीज़ का? डेटा का। अब डेटा क्या है? डेटा है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसी इंफॉर्मेशन? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। कैसी इंफॉर्मेशन? मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है, जिसका कोई मतलब होता है, जिसका कोई अर्थ होता है, उसी को हम डेटा कहते हैं। तो हमने कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी, पहले हम रॉ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। पहले हम चीज़ों की केवल लिस्ट बना लेते हैं या उसको नोट डाउन कर लेते हैं कहीं पर। किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ सर्वे कर रहे हैं, किसी टाइप की कोई, हम जैसे लोग पीएचडी करते हैं तो उसमें डेटा हम पहले केवल कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कलेक्शन करते हैं, उसके बाद में उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ठीक है। हमें इस डेटा को किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज़ करना है, ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे मेथड्स आपने पिछली बार पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद पिछली बार का मतलब है मेरा 9th क्लास में, 8th क्लास में आपने पढ़े थे। उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं, उस डेटा को रीड करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं और लास्ट में प्रेजेंटेशन करते हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आपने जो है पिछली क्लास में पढ़ा था। आप हिस्टोग्राम बनाते हैं, आप बार ग्राफ बनाते हैं, आप पिक्टोग्राफ बनाते हैं, आप पाई चार्ट बनाते हैं, ठीक है। आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। तो वो सारा जो आप करते हैं वो प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है, ठीक है। लेकिन जो आपने पिछली क्लास में जितना भी कुछ पढ़ा था वो सारा आपने पढ़ा था अनग्रुप्ड डेटा के लिए। आपने किसके लिए पढ़ा था? अनग्रुप्ड डेटा के लिए। 9th क्लास तक आपने जो पढ़ा वो अनग्रुप्ड डेटा के लिए पढ़ा था। तो पहले हम ये समझेंगे कि अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, ठीक है। अनग्रुप्ड डेटा वो होता है जो डेटा ओरिजिनल फॉर्म में होता है या रॉ फॉर्म में होता है। ओरिजिनल फॉर्म में मतलब जैसा डेटा हमको मिला हमने वैसा ही लिख लिया, उसको कहते हैं ओरिजिनल फॉर्म में डेटा का होना। जैसे अगर मुझे ये पता करना है कि मेरी क्लास में या 10th बी में जो बच्चे हैं उनका मोस्ट फेवरेबल पेट एनिमल कौन सा है, तो मैं क्या करूँगी? सारे बच्चों के नाम लिख लूँगी। एक लिस्ट में 40 अगर स्टूडेंट है, 45 स्टूडेंट है तो उनकी एक लिस्ट बना लूँगी। फिर हर बच्चे से जो है उसके पेट एनिमल का नेम पूछूंगी कि उसका मोस्ट फेवरेबल उसका फेवरेबल या उसका फेवरेट पेट एनिमल कौन सा है, तो मैं उनके नाम के आगे लिख लूँगी। तो ये जो डेटा है जो ओरिजिनल फॉर्म में मुझे मिला मैंने लिखा या जैसा वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मैंने उसी तरीके से लिख ली, तो उसको कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। तो जो पिछली 9th क्लास तक हमने जो भी रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे वो अनग्रुप्ड डेटा के लिए पढ़े थे। अब यहाँ पर जो हमने पढ़ना है वो ग्रुप्ड डेटा के लिए पढ़ना है, ठीक है। ग्रुप्ड डेटा के लिए पढ़ना है और यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन से थोड़ा आगे हम जाएंगे, कैलकुलेशन वाले पार्ट में जाएंगे, ठीक है। ग्रुप्ड डेटा, यहाँ पर आपको किसके बारे में पढ़ना है? ग्रुप्ड डेटा, ठीक है।
ग्रुप डेटा के लिए हमको क्या पढ़ना है? अब ग्रुप डेटा क्या होता है? ग्रुप डेटा, मैं थोड़ा सा इसको लिख देती हूँ। ग्रुप डेटा जो होता है, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। जो ग्रुप डेटा होता है, ठीक है, वो बहुत सारे ग्रुप्स में हम इसको अरेंज करते हैं। ग्रुप्स कैसे ग्रुप? जैसे कि क्लास इंटरवल्स, ठीक है, जैसे कि क्लास इंटरवल्स, ठीक है। तो ये ग्रुप डेटा होता है। कैसे? देखिए, अगर मेरे पास जो है 10 बच्चों के मार्क्स हैं या एक ही बच्चे के मार्क्स हैं, ठीक है, एक कोई स्टूडेंट है और उसके जो है हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस में, एसएसटी में मेरे पास मार्क्स हैं। हिंदी में कुछ हैं, मान लिया हिंदी में मेरे पास उसके 40 में से मार्क्स हैं या 100 में से मार्क्स हैं। हिंदी में 70 हैं, इंग्लिश में 90 हैं, मैथ्स में जो है 95 हैं, साइंस में जो है 85 हैं और एसएसटी में 80 हैं। तो ये जो डेटा है ये अनग्रुप्ड डेटा है, ठीक है, ये अनग्रुप्ड डेटा है। इसके लिए हमने पिछले 9th क्लास में जो सारी चीज़ें पढ़ी थी वो अनग्रुप्ड डेटा के लिए पढ़ी थी। अब ग्रुप्ड डेटा कैसे होगा? देखो, अगर मैं ये कहूँ कि क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 40 स्टूडेंट्स के एक तो डेटा बताने का तरीका ये हो गया कि मैं 40 के 40 स्टूडेंट्स के मैथ्स में आपको मार्क्स बता रही हूँ। तो मार्क्स में मैंने बताया भी रोल नंबर 1 के इतने हैं, रोल नंबर 2 के इतने हैं, रोल नंबर 3 के इतने हैं, रोल नंबर 4 के इतने हैं। अगर मैं ऐसे बता दूँ सारे 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स, तो ये अनग्रुप्ड डेटा है, ठीक है। अब मैं ग्रुप्ड डेटा के फॉर्म में इसको चेंज करूँगी तो कैसे करूँगी? देखो, क्लास में ज़रूरी नहीं है कि 40 स्टूडेंट है तो उनके सबके मार्क्स अलग अलग आए हों। हो सकता है 90 मार्क्स 4 बच्चों के आए हों, 80 मार्क्स 10 बच्चों के आए हों। तो इस तरीके से मार्क्स का रिपीटेशन होता है। तो जो मान लिया 50 to 60 के बीच में, मैं आपसे कहूँ कि 100 में से 50 to 60 के बीच में 40 बच्चों में से 10 बच्चों के मार्क्स आए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है। और फिर 60 से 70 के बीच में जो है वो 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। फिर 70 से 80 के बीच में वो 3 स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं। फिर 80 to 90 के बीच में वो जो है 80 to 90 के बीच में 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। और 90 to 100 के बीच में 10 स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 12, 13, 14, 15 और 5, 20, 10, ये हो गए। ये टोटल स्टूडेंट हो गए 40। तो ये जो मैंने दिया ना, इतने से इतने के बीच में, इतने से इतने के बीच में, ये मैंने पूरे डेटा को, जो 40 स्टूडेंट्स का डेटा था, उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो है ये क्लास इंटरवल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्लास इंटरवल्स। तो ये होता है अनग्रुप्ड डेटा को ग्रुप्ड फॉर्म में चेंज करना, ठीक है। तो ये ग्रुप डेटा है। अब यहीं पर जो हमारे पास जो चैप्टर है, ये इस चैप्टर में हमको ग्रुप्ड डेटा के लिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़नी है। क्या पढ़नी है आपको? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स पढ़नी है आपको, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी की जो मेजर्स होती हैं वो 3 होती हैं। एक होता है मीन, ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। एक होता है मीडियन और एक होता है मोड, ठीक है। यहाँ पर इस वाले क्लास में, आज के क्लास में हम मीन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। जो मीन है, ठीक है, मीन क्या होता है? ये एवरेज है। आपने एवरेज वर्ड तो सुना होगा, ठीक है, मीन वर्ड नहीं सुना, लेकिन एवरेज तो सुना है कि एवरेज निकालना। तो ये एवरेज है। मीडियन जो है वो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म। और मोड है, ये है टर्म ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो मीन है वो एवरेज है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि 10 बच्चों के मार्क्स इतने आए हैं, तो एवरेज बता दीजिए कि एवरेज कितना आया है, ठीक है। एवरेज माने बीच का, मतलब सारे जो मेज़रमेंट्स हैं वो उसी के आसपास घूमेंगे, तो उसको कहते हैं मीन।
और मीडियन क्या है, मीडियन मिडिल टर्म होता है। मीडियन मिडिल टर्म का मतलब होता है ये पूरे जितना भी डेटा हमारे पास है, जितने भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, उसको एग्जैक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यानी कि अगर मैं बता दूं कि पूरी क्लास में जितने बच्चे हैं 40 स्टूडेंट हैं, उसके मीन मार्क्स जो हैं वो 60 हैं। तो मीन मार्क्स 60 है का मतलब ये जो 60 है ये पूरे डेटा को पूरे 40 बच्चों के मार्क्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। 50% इससे ऊपर होंगे, 50% इससे नीचे होंगे, मतलब आधे इससे ऊपर होंगे, आधे इससे नीचे होंगे, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स में डेटा को डिवाइड कर देता है। ये बीच वाला बार होता है, तो इसको कहते हैं मीडियन। और मोड वो होता है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा मेज़रमेंट आपका रिपीट हुआ है। मान लिया क्लास में 40 बच्चे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर है मार्क्स का वो 70 है। मतलब ज़्यादातर बच्चों के मैथमेटिक्स में 70 मार्क्स आए 100 में से, ठीक है। मान लिया कि क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और 40 में से 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 70 मार्क्स आए 100 में से मैथ्स में, तो उस क्लास का जो मैथमेटिक्स के मार्क्स का मोड हो गया वो कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है। तो ये होते हैं मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मीन, ठीक है, मीन। तो सबसे पहले वैसे हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक बार और समझ लेते हैं थोड़ा स्टार्टिंग से। जो मीन है, अगर हम मीन अनग्रुप्ड डेटा के लिए निकालें, मान लिया मैं आपको 4-5 नंबर बता दूं, 12, 15, 18, 25 एंड 10, मैं बोलूं कि इनका मीन निकाली, तो ये एक अनग्रुप्ड डेटा है। कैसा डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा है, मतलब ये क्लास इंटरवल्स में नहीं है, ठीक है। तो इसका अगर आपको मीन निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, मीन निकालने का जो सिंपल तरीका होता है वो होता है सारे, अच्छा इसको एक्स बार से हम डिनोट करते हैं मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में। एक्स के ऊपर ये जो लाइन लगाते हैं इसको कहते हैं बार। तो इसका ईजीएस्ट मेथड होता है, जब जो इसका जनरल मेथड है वो ये है कि आप सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये जब आप ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 और 5 30 40 50 60 70 और 80, तो ये हो गया 80, ठीक है। 80/5 तो कितना हो जाएगा, 18 आएगा, सॉरी 18 नहीं आएगा, 5 × 5 16, ठीक है। तो 16, तो इसका जो मीन हो गया, इस अनग्रुप्ड डेटा का जो मीन हो गया वो 16 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर तो बात थी अनग्रुप्ड डेटा की जो आप 9th क्लास तक पढ़ते थे। अब अगर आपको ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ग्रुप डेटा का मीन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक नहीं इसके 3 मेथड हैं। ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालने के 3 मेथड हैं। एक है जनरल मेथड, ठीक है, यहाँ पर जो आपको पढ़ने बुक में 3 मेथड्स पढ़ने हैं। सेकंड मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। और ये एक दूसरे से एक स्टेप एडवांस है, मतलब इससे एडवांस ये है और इससे एडवांस ये है, इससे एक कदम आगे ये है और इससे एक कदम आगे ये है, ठीक है। तो इनको पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन से आप इनको समझ लेंगे। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, पहले हम एक बहुत ही जनरल एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एक बहुत ही जनरल एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपके पास अगर ये है, देखो यहाँ पर आपके फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, यहाँ पर एक्स, अच्छा एक चीज़ और होती है, जैसे क्लास इंटरवल दिया है ना, ये 2 to 10 मान लिया दिया है, ठीक है। 2 to 10 एक क्लास इंटरवल 2 to 10, या ऐसे लिख लीजिए 5 to 10 दिया है, 10 to 15, 5 का 15 to 20। ये जो क्लास इंटरवल्स होते हैं इसमें जो इधर वाला होता है इसको कहते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या बोलते हैं इसको, लोअर लिमिट, ठीक है। और इसको कहते हैं अपर लिमिट, ठीक है। ये आपको पता होगा, या नहीं पता है तो आप समझ लीजिए। अब जैसे मैंने कहा कि 5 to 10 के बीच में 5 बच्चों के मार्क्स हैं, लेकिन बीच का हमें एक पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो इनका जो एवरेज होता है ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके बाई 2 करें, इनका जब एवरेज निकालते हैं यानी कि 15/2 यानी कि 7.5, इसको कहते हैं क्लास मार्क्स,
इसको कहते हैं क्लास मार्क्स। तो हमको अगर क्लास इंटरवल दिए होते हैं तो उससे पहले हमको क्लास मार्क्स निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो कहीं पर तो आपको क्लास इंटरवल दिए होंगे, उसके बाद आपको क्लास मार्क्स निकालने होंगे, कहीं आपको एग्जैक्टली क्लास मार्क्स ही दिए होंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, तो इसमें x दिया है, इसमें इंटरवल्स में नहीं दिया है, तो ये सीधे सीधे क्लास मार्क्स ही दिए हैं। 10, 30, 20 के डिफरेंस से दिए हैं 50, 70 और 89, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया है ये दिया f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब 10 मार्क्स 7 बच्चों के आए हैं और 30 मार्क्स 8 बच्चों के आए हैं, और ये 50 मार्क्स 10 बच्चों के आए, 70 15 बच्चों के आए, 18 10 बच्चों के आए। तो ये इसको हम एक टेबल में अरेंज कर लेंगे। जब भी आप क्वेश्चन करें स्टैटिस्टिक्स के तो एक टेबल बना लें। अब आगे का काम हम यहाँ करेंगे। ये तो बहुत इजी है, इसमें हमें डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी दी है, ठीक है, और क्लास मार्क्स दिए हैं, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर आपको x इंटू एफ करना होता है, यानी इसको fx कहते हैं, fx निकालना होता है, यानी f और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको निकालना होता है 70 और 240, 500, 1050 और 890, ठीक है, ये आपने निकाल लिया। तो अब जो मीन निकाल, ये सिंपल मेथड है, ये सिंपल मेथड या जनरल मेथड जिसको कहते हैं, सिंपल या फिर जनरल मेथड बता रही हूँ मैं मीन निकालने का, ठीक है। इसके लिए आप क्या करते हैं, जब आप इतना कर लेंगे तो आप पहले तो सारे f को ऐड कर लेते हैं। इसको कहते हैं समीशन fi। समीशन एक साइन होता है स्टैटिस्टिक्स में, इसको पढ़ते समीशन है और इसका मतलब सिग्मा पढ़ते हैं, जैसे सिग्मा भी पढ़ते हैं, समेशन इसका मतलब होता है सारे f को ऐड कर दो। तो जितने भी f हैं जब इनको ऐड करेंगे तो आप 50 आएगा। तो समीशन एफ आई या समीशन आई का मतलब होता है 1 से लेकर जहाँ तक भी नंबर जा सकते हैं, तो ये 50 आएगा। और यहाँ पर ये जो आपने fx निकाला है इसका भी सम निकालना पड़ता है। समीशन fx ये आएगा 2750, ठीक है। तो जो x बार होता है, x बार क्या, मीन x बार जो होता है वो होता है समीशन एफ आई एक्स आई ओवर समीशन एफ आई, यानी कि जितने एफ आई एक्स आई थे उन सबको ऐड करा और इसको ऐड करा, और इसको जो ये समीशन एफ आई एक्स आई आया और यहाँ से जो समीशन एफ आई आया इसको इससे डिवाइड कर देना है, यानी कि 2750 को आपने 50 से डिवाइड कर देना है। और जब आप इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 55, जो आपकी एक्स बार की यानी कि मीन की वैल्यू हो गई। तो ये तो बहुत ही ईजी मेथड होता है, जनरल मेथड, जिससे कि हम मीन निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, इस तरीके से मीन निकाल लेते हैं। कुछ नहीं करना है, x दिया है, उसके बाद f दिया है, fx निकालना है और उसके बाद उसको सम कर देना है। इसको अच्छा, इसको जो फ्रीक्वेंसी का सम हम लिखते हैं इसको समीशन एफ आई को कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं। कहीं कहीं पर फॉर्मूला आपको ऐसे भी दिया हो सकता है, समीशन एफ आई एक्स आई ओवर कैपिटल N। तो कैपिटल N का मतलब भी समीशन एफ आई ही होता है, यानी कि सम ऑफ द फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। अब या तो आपको ये दिया होगा कि डायरेक्ट आपको x दिए होंगे, या यहाँ पर आपको क्लास मार्क्स भी दिए हो, क्लास इंटरवल्स भी दिए हो सकते हैं, जैसे 5 to 10 या 10 to 20, ठीक है, इस तरीके से दिए होते हैं। तो अगर एक स्टेप इधर ये दिया है तो उसके बाद ये वाला स्टेप आपको निकालना पड़ेगा और फिर आगे वही करना है, ठीक है। तो ये तो हुआ पहला मेथड। अब हम इसी डेटा को अज्यूम मीन, स्टेप डेविएशन मेथड आपका हट गया है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ स्टेप डेविएशन में आप क्या करेंगे, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड में आप क्या करेंगे देख लीजिए, मैं इसी को फिर से लिखती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये है 10, क्या था, x की वैल्यू थी 10, 30, 50, 70 और 89, ठीक है। स्टेप डेविएशन नहीं, एज्यूम मीन। स्टेप डेविएशन तो आपका हटा दिया है, ठीक है। 7, 8, 10, 15, 10, 7, 8, 10, 15, 10, ठीक है। इसको जनरल मेथड से कैसे करते हैं तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम इसको अज्यूम मीन मेथड से करते तो हम इसको कैसे करते हैं, अज्यूम मीन मेथड से अगर हम इसको करते तो हम क्या करते कि हम इसमें से एक को मीन सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम मीन, मिडिल टर्म को मीन सपोज कर लेते हैं। हमने अज्यूम कर लिया यानी कि हमने सपोज कर लिया कि ये मीन है, इसको ए से दिखाएंगे अज्यूम मीन को। उसके बाद हमारा यहाँ नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है डी निकालना। डी कैसे निकालते हैं, जितने भी एक्स थे, यहाँ नहीं,
सॉरी फ्रीक्वेंसी में नहीं, यहाँ एक्स में कितना था ये, 8 के बाद 10 था, ठीक है। इसको आपने मीन अज्यूम कर लिया, इसको ए आपने सपोज कर लिया, और यहाँ पर जो निकालते हैं आप डी निकालते हैं, डी होता है एक्स माइनस ए, जितने भी एक्स हैं सब में से ए माइनस कर दो, यानी कि 10 में से भी 50 माइनस कर दो, यानी कि 30 में से भी 50 माइनस कर दो, यानी कि 50 में से खुद अपने आप में से भी 50 माइनस कर दो, 70 में से भी 50 माइनस कर दो, और 89 में से भी 50 माइनस कर दो। वहाँ पे ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप माइनस करके जो आएगा वही लिख देना। जैसे -40 आएगा, यहाँ -20 आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 20 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 39 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब आपके पास ये डी आ गई, ये जो वैल्यू है ये डी है, ठीक है। जब डी आ गया तो इसका रोल ख़त्म हो गया, ठीक है। वहाँ पर हम एफ एक्स निकालते थे, अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट कॉलम में जो निकालना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा एफ इंटू डी, यानी कि एफ डी, यानी कि अब एफ के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा -280, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 20 था, ये हो जाएगा -160, ये 0 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 300 प्लस का, और ये हो जाएगा 390 प्लस का, ठीक है। हमने एफ डी निकाल लिया। वहाँ पर आप क्या करते थे, जो एफ एक्स होते थे उनको लास्ट में ऐड करते थे, यहाँ पर आप एफ डी को ऐड करेंगे। लेकिन एफ डी को ऐड करते समय आपने एक बात ध्यान रखना है कि एफ डी जो आया है उसमें कुछ मेजरमेंट्स प्लस में है, कुछ माइनस में, तो माइनस वालों को एक साथ ऐड करिए, प्लस वालों को एक साथ ऐड करिए, फिर इसमें से ये माइनस हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा आपका माइनस में जो आएगा वो आएगा माइनस वाले ऐड हो जाते हैं, ये आ जाएगा माइनस का 440 आएगा, और यहाँ से जो आएगा वो आएगा प्लस का 690। अब ये 690 में से ये -440 माइनस कर लीजिए, ठीक है, 250, तो प्लस का 250 आएगा, ठीक है, प्लस का 250 आएगा, और उसको फिर आपने डिवाइड कर देना है समेशन एफ से। कितने से डिवाइड करना है आप, ठीक है। तो आपका ये आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, देखिए फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। हमने यहाँ पर क्या किया कि एक नंबर को हमने अपनी मर्ज़ी से माइनस कर दिया, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमने जो यहाँ पर माइनस करा उसको कंपनसेट करने के लिए हम फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। देखो यहाँ पर एक बात याद रखनी है आपको, एक तो समेशन वहाँ पर एफ आई एक्स आई ओवर समेशन एफ होता था, यहाँ पर समेशन एफ आई डी आई ओवर समेशन एफ होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आप क्या करना है इसकी वैल्यू में आप क्या करना है, जो ए आपने यहाँ माइनस किए थे उस ए को यहाँ प्लस कर देंगे, बस ये नया फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस, ये तो आपको याद रहेगा ही, एफ आई डी आई ओवर समेशन एफ, और यहाँ पर ए प्लस करना है। ए हमारा कितना था, ए हमने 50 को सपोज किया था, तो यहाँ 50 आ जाएगा, प्लस ये आपका 250 आया है, आपने ऐड जो कराई है 250 आया, और ये आपका 50 है, ठीक है। जब आप कैंसिल करेंगे तो 5 5 जब 55, तो यहाँ बचेगा 50 + 5 यानी कि 55, ठीक है। तो ये था आपका जनरल मेथड और अज्यूम मीन मेथड। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। तब तक आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।